इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी आपका अपना कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम आप तक वो सब जानकारी पहुंचा दे जो जरूरी है मौसम परिस्थिति के हिसाब से, या कोई भी नई जो खोज है, कोई नया आविष्कार हुआ है, ताकि जो हमारे किसान साथी है उसने हर बात का पूरा लाभ मिल सके और भाई वो अच्छी खेती करके अच्छा फसल पालन कर सके और एक अच्छी आय कमा सके। क्योंकि उद्देश्य हमारे कार्यक्रम ये है कि जो हमारा किसान है वो आर्थिक रूप से संपन्न हो। क्योंकि तो आपने पता है, जो किसान आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा तो भाई फिर देश की आर्थिक रूप से संपन्नता की कल्पना ही रह जाएगी, वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा। क्योंकि जो किसान है वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। तो आपने पता है कि आज 1 तारीख है और आज हम चर्चा करें कि इस महीने में हम कौन कौन से काम कर सकते। इसके अलावा एक थोड़ी सी और भी चर्चा करेंगे। दुधारू पशुओं में जो है गर्भाधान का विशेष महत्व है। और जो गर्भाधान है 2 तरीके से है। एक तो सामान्य तरीके से कि जो भैंस का झोटे से मिलान कर दें, जो गाय है उसका स्थान से मिलान कर दें, ये तरीका है। दूसरा तरीका है कृत्रिम गर्भाधान। तो कृत्रिम गर्भाधान के बारे में या तो लोग ज्यादा जागरूक नहीं है या थोड़ा सा भ्रम रखें, विश्वास कम करें, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान का बहुत महत्व है। तो हमारे साथी वीरेंद्र भाई ने कोशिश करी डॉक्टर अनिल सैनी से जानने की कि क्या महत्व है कृत्रिम गर्भाधान का। तो सुनेंगे इस बातचीत। आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान का महत्व। इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनिल सैनी जी, वेटरनरी सर्जन, राजकीय पशु चिकित्सालय धुराड़ा, कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि पशुओं में जो है गर्भाधान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिससे कि वो हर साल इस प्रक्रिया के तहत गुजरते हैं, नए दूध होते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। तो ऐसे में अच्छे उत्तम नस्ल के पशु लेने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कहाँ तक सफल है और इसका क्या महत्व है? आज के समय में कृत्रिम गर्भाधान का बहुत अत्यधिक महत्व है। जैसे पहले हम जोटे या सांड से अपने पशुओं को नया करवाते थे जी, ठीक है। मान लो उन पशुओं में कुछ बीमारी हो, मान लो एक सांड में जोटे में कोई बीमारी है और वो पूरे बाड़े में जितने हमारे पशु हैं उनको वो गाभिन करते, तो उन सब में फैल सकती है। तो सबसे पहला बड़ी महत्व ये है कृत्रिम गर्भाधान का, जो हम वीर्य लेते हैं सांड से जी, वो पहले से ही पशु को सारा चेकअप हुआ होता है, इसमें कोई बीमारी नहीं होती। यानी उस सांड या भैंसे का जो है अच्छे से उसका शारीरिक स्वास्थ्य निरीक्षण करे हुआ है, उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है और उसकी 2-3 पीढ़ी का भी जानकारी है कि भी वो कैसे नस्ल के हैं, नस्ल का है, उसका क्या दूध उत्पादन रहा है उसकी माँ का, ठीक है जी। दूसरा, जो हम वीर्य लेते हैं सांड से कृत्रिम गर्भाधान के लिए, वो उच्च क्वालिटी का होता है, उत्तम, जो उससे जो आगे वो प्रोजनी आएगी, जो बच्चे पैदा होंगे वो उच्च क्वालिटी के होंगे, उनकी दूध क्षमता जो होगी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी और वैसे भी शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त होंगे जी। तो इसका मतलब कि पशुओं को जो है कृत्रिम गर्भाधान में, चाहे वो गाय है या भैंस है, उनको करवाना चाहिए पशुपालक भाइयों को। पर कई बार ये समस्याएं आ जाती हैं डॉक्टर साहब के भी ये देखा गया कि कई बार फिरजा है कि एक बार करवाया और वो फिर गया। तो इन में किन किन बातों का ध्यान रखें हैं जिससे कि पशुपालक भाई इस समस्या से बच सके? पशु के फिरने के कई कारण हैं, उसमें जो टेक्नीशियन है जो बीज रख रहा है उसकी कमी से भी हो सकता है, वीर्य को सही तापमान पे गर्म करके ना रख रहा हो, ठीक है जी। या
जो बीज पशु की बच्चादानी में कहाँ पे रखना है, उसको सही जगह पे ना रखना हो, इन कारणों से भी पशु बार बार फिरता है। तो ये तो हो गए जो इंसान की कमी के कारण पशु फिरता है जी। दूसरा, जो हम सीमन ले रहे हैं वो अगर उसको लिक्विड नाइट्रोजन पे रखना होता है, ठीक है, अगर उसको सही से उस तापमान पे ना रखा जाए तो वीर्य खराब हो जाता है। अगर उस वीर्य को फिर गाय या भैंस में रखेंगे तो वो फिर जाएगी। तो इन 2-3 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। यानी तो कृत्रिम गर्भाधान की वजह से कोई पशु नहीं फिरता बाहर में। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि भी जो कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं, जो पशु चिकित्सक हैं या इस कार्य से जुड़े हुए हैं, वो अच्छे तरह से ट्रेंड प्रशिक्षित होने चाहिए और तभी जो है इस कार्य को वो करें। और दूसरी बात जो है पुराना ना हो, जो अच्छा हो, जानकारी के अनुसार हो और उसको इस्तेमाल करा जाए। इसके अलावा क्या कोई पशुओं की जो मादा पशु हैं उनकी कुछ शारीरिक रचना का भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है, या उनके अंदर कोई ऐसी कमी आ गई हो बच्चादानी में, या उनकी खुराक में कमी रही हो, या उम्र का फर्क पड़ा हो? अब जैसे कोई पशु बार बार फिर रहा है, अगर एक पशु 3 बार फिर जाता है कृत्रिम गर्भाधान के बाद, तो फिर उसकी पशु जो बच्चादानी है उसको अच्छे से स्कैन किया जाएगा। वो हाथ से अगर नहीं पता चल रहा है, कई बीमारी ऐसी होती है जो हाथ से बच्चादानी की नहीं पता चलती, फिर उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड की मदद लेनी पड़ती है। अच्छा। तो उसमें पूरा उसकी जहाँ पे अंडा बनता है वो दिख जाता है, पूरी बच्चादानी स्कैन हो जाती है। तो अगर वहाँ पे कोई कमी होगी तो वो उससे पता चल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में एक पशुपालक भाई क्या कर सकता है? किससे संपर्क करे? कहाँ पर के भी कृत्रिम गर्भाधान सफल नहीं हो रहा है तो उसमें किससे संपर्क करे? वो अपने मान लो घर पे जो टेक्नीशियन आ रहा है, अगर उसकी समझ में आ रहा तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके वो पशु चिकित्सक उसको आगे सलाह देगा भी आपको आगे क्या करना है। अगर उसको लगता है कि बच्चादानी में कोई किसी प्रकार की कमी है तो वो उसको सलाह दे सकता है भी आप अल्ट्रासाउंड के लिए अपने नज़दीकी जैसे उच्चारणी करनाल में है या हिसार में यूनिवर्सिटी में, वहाँ ले जाके उसको पूरा चेकअप करवा सकते हैं बच्चादानी का। यानी आपके अनुसार पशुपालकों को पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान को अपनाना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी नस्ल के पशु ले सकेंगे आगे भविष्य के लिए जो बछड़े बछड़ियां होंगी। कृत्रिम गर्भाधान का एक फायदा हो रहा है, जैसे जो अच्छे सांड है, मान लो वो कि कोई टांग से लंगड़ा है, जैसे वो फिर वो नेचुरल जैसे भैंस को गाभी नहीं कर पाता, तो उसका वीर्य इकट्ठा करके हम अच्छी नस्ल वाले सांड का तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कि ये भी फायदा है कृत्रिम गर्भाधान का। हाँ, ये भी है। और साथ में जो मान लो किसी कारण से मादा पशु कमजोर है शरीर में और वो दूसरे सांड या भैंसे का वजन नहीं सह सक रहा है, तो ऐसे में कृत्रिम गर्भाधान सहायक उसमें हो सका है। और उसमें भविष्य के लिए जो नई पीढ़ी है जो पशुओं की, खासकर दुधारू पशुओं की पीढ़ी है, वो उसमें तैयार हो जाती है। तो पशुपालक भाइयों को अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय हैं उनके संपर्क में रहें और इस तरह से जो कृत्रिम गर्भाधान है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते रहें। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, कितने दिन के बाद जो है, मान लो एक बार फिर गया पशु, तो उसके कितने दिन के बाद फिर कृत्रिम गर्भाधान करवा सकते हैं? ये जैसे जो गाय भैंस में जो साइकिल होती है गर्मी में आने की, वो 21 दिन की होती है। हर 21 दिन बाद पशु गर्मी में आता है। तो जैसे आज पशु गर्मी में आया तो 15-16 दिन बाद पशुपालक को सचेत हो जाना चाहिए भी हमारा पशु दोबारा से गर्मी में आएगा। तो अच्छा। जैसे 15-16 दिन पे पशु तार देगा या बोलने लग जाएगा तो ये या बार बार पेशाब करेगा, तो ये लक्षण आते हैं पशु में। मतलब उसकी तरफ ध्यान रखें कि भाई पशु जो है यदि 21 दिन के बाद नहीं बोल रहा है तो संभावना है कि वो ठहर गया है, और यदि वो बोल रहे हैं या इस तरह के लक्षण दिखा रहा है तो फिर जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है उनकी सलाह लें, या फिर जो भैंसा है या सांड है उससे एक बार मिलान करवाएं और इसका फायदा उठाएं। परंतु कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे कि अच्छी नस्ल के नई पीढ़ी के जो पशु जो है वो तैयार कर सके हैं पशुपालक भाई, और इसका उनको फायदा उठाना चाहिए। इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर अनिल सैनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो मैंने सुना बातचीत की किस तरह हम जो कृत्रिम गर्भाधान से लाभ उठा सके और क्या उसके फायदे हैं। बातचीत करे थे वीरेंद्र भाई और बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर अनिल सैनी। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। अब तक 540 बैंक से अधिक एवं 70,000 से अधिक जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है।
किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि, लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov
FSL-BMA.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। और ये बता दें कि जो हमारा कल का कार्यक्रम रहेगा उसका विषय क्या रहेंगे। एक तो होगा बसंतकालीन मक्का की काश्त, एक चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और चर्चा होगी हमारी प्राकृतिक खेती के तहत जीव अमृत बनाने व उपयोग करने की विधि। किसान साथियों बता दें कि एक फ़ोन नंबर है, संपर्क सूत्र है, जिसके माध्यम से वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, और वो निःशुल्क है, जो है 1551, जिसे हम किसान कॉल सेंटर के। तो आप इस नंबर पर 1551 पर फ़ोन करके अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकें। तो ये जो कि हम कार्यक्रम की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले गेहूं पे बात कर लें कि बिजाई की गई गेहूं है, उसकी बोनी किस्म है, उसमें तीसरा पानी और पिछेती किस्म में दूसरा पानी लगाने का है। जो नाइट्रोजन वाली खाद की कोई मात्रा शेष रह गई हो तो पानी एक गल्ला दे दें, और खाद डालने के पीछे गोड़ी जरूर कर दें। और की जो हमारी धरती होगी उसमें खाद पानी के पीछे दे दें। इस प्रकार अगर जौ की बात करा तो जौ की फसल में भी दूसरा पानी और नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा हम जरूर। बात कर लें जी गेहूं कहीं चिप्पी की शिकायत है तो आप 400 मीटर मैराथन 50 cc लेकर 250 लीटर पानी मिलाकर उसके हिसाब से प्रति किले के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकें। और गेहूं की फसल में जो पीले रतुए के लक्षण आपने देखे हैं तो इसका बचाव जरूरी है। बचाव है 800 ग्राम जैनेब, जिसे हम डाइथेन Z78 कहते हैं, या मैंकोचिप जिन्हें हम डाइथेन M45, तो उसने 250 लीटर पानी मिला के गोल बनाकर प्रति किले के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकें। जो आपने लगे भाई ये भी पूरी बात नहीं बनी है, एक छिड़काव और करना पड़ेगा, तो फिर आप जो है 10-15 दिन पीछे उसमें एक छिड़काव और कर सकें। तो ये तो आपने ध्यान रखना है गेहूं और जौ का। बात कर लें गन्ने तो जिसमें नहीं बीज या नोलख बोई वाली जो फसल है उसमें खेत मिट्टी का नमूना लेकर एकदम मिट्टी की जांच करा लिया, और पहले पखवाड़े में यानी 15 दिन में 15 टन गोबर की गली छोड़ी खाद पूरे खेत में बिखेर के जो उसकी ऊपर की सतह है उसमें जोत का मिला दें। एक ध्यान रखियो खाद जो है एकदम से गली चढ़ी होनी चाहिए। जे खाद कम तो प्रति किले के हिसाब से खाद के गला 20-25 किलोग्राम यूरिया 20 में जुड़ गए। ध्यान रखना है कि जो कच्ची खाद है वो खेत में दीमक ने चिट्ठी पै दे कि आ जा भाई, मैं दीमक या कंसुआ की रोकथाम खातर प्रति किले में 600 मिलीलीटर जो है रिजेंट कहते हैं 5 SC ने 600 तो लेके 1000 लीटर पानी में गोल बना के फुहारे गला खुड्डा में पूरे के ऊपर गिर दें, और जो है खुड्डा का उपचार के पाछे एकदम सुहागा लाकर बंद कर दें। तो यूं काम आप कर सकें। और सूरजमुखी बिजाई जो है हम 15 फरवरी तक पूरी कर लें, जिन महीने सूरजमुखी लानी है। समय हरियाणा सूरजमुखी नंबर 1, ये जो संकर की समय है उसमें BSH 1, MSF H8, PAC 36, KB SH 44 या HSFH 848 34, कोई सी भी एक किस्म ले संकर किस्म की, तो इसमें MSFH 17, PAC 1091, प्रोसन 9 ऐसी हैं जिन आप प्रयोग कर सकें। तो इस वास्ते ध्यान रखो कि सूरजमुखी की पहले तो समय पर कर लें, तो समय पर करो तो उनकी किस्म ने बता दी है। जे किसी कारण तय आप समय पर नहीं कर पाए तो पछेती भी आप कर सके। बिजाई तय पहला बीज ने 4 से 6 घंटे पानी में भिगो कर, जिससे कि आपका जो बीज है वो रोग रहित हो जाएगा, और जो बीज जनित रोग है उनके बचाव खातिर आपने जैव का उपचार करना भी बहुत जरूरी। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन पहले आपने सुना दें एक रागन। चिंत्या चिता समान कह मने, चिंत्या
चिंत्या चिता समान कह मन, चिता से चिंता बड़ी लगे। चिंत्या फूके जन्म मरण ते, चिता फूक देना घड़ी लगे। चिंत्या चिता समान कह। पड़े चिता में एक लखत जल, बुझ के खाक बसम हो जाए। मरने देना जीने दे जड़े, चिंता खड़ी खसम हो जाए। बल बुद्धि रंग रूप है ना, गिद्दड़ किसा पसम हो जाए। चिंता में कुछ लगन अच्छा, खाना टूक कसम हो जाए। चिंता बम बीमारी करे, चिंता बम बीमारी करे। ना बूटी ना जड़ी लगे, चिंता फूके जन्म मरण ते, चिता फूक देना घड़ी लगे। गुण एक सार समझडी, मख पर असुर सी ढोरा। जड़ छऊ का भापड़ जवोड़, काट दे कलर कोरा। चिंता लगी मस दो तू भी, सो का बद मरा गोरा। ढूंढ डया ना घास रयायत, फूक बात गाना छोरा। चिंता लगी कहाँ ते ल्याऊं, चिंता लगी कहाँ ते ल्याऊं। नाज रोज दो धड़ी लगे, चिंता फूके जन्म मरण ते। गुजर गई सो गुजर गई, गुजरी का फिक्र करे ठाली। गुजरेगी सो गुजरेगी क्यों, पहले वृथा डरे ठाली। गुजर रही सो गुजर जाएगी क्यों, झुरझुर मुड़ मरे ठाली। करनी का फल पड़ भोगना, चिंता चित चरे ठाली। वहाँ कहाँ सुख चैन जहाँ चिंता की ड्यूटी खड़ी लगे। चिंता फुके जन्म मरण ते,
कसूदा तिरखा शीत सहन करके पकले मोन भोग चए बासी दलिया जिसा मिले उसायन छिकले चयल फिचे मिलो दसाला वस्त्र से तन को ढकले ओणी है बलवान जगत में चिंता करते बेअकले अरि केस ने ये चिंता अरि केस ने ये चिंता कभी महालंठ तय अड़ी लगे चिंता फूके जन्म मरण तय चिता फूक देना घड़ी लगे बात कर लें कि बरसीम के बारे में, तो इस फसल की जो है जरूरत के अनुसार जो है इसमें पानी दे दे और जब सही स्थिति हो तो उसकी कटाई जरूर कर ले। बसंतकालीन मिर्च की अगर हम बात करूं तो जो खेत में पौध है उसकी रुपाई कर दे, जिसमें कतार तक कतार की दूरी जो है 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर होगी और पौधे से लेकर पौधे की दूरी 30 से लेकर 45 सेंटीमीटर होगी। जिस तौर तक बात है कि खाद की, तो खाद खेत तैयार करते समय प्रति किले के हिसाब से मैंने जो खाद उर्वरक का प्रयोग करना है 10 टन गोबर की गली सड़ी खाद, 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम पोटास ये मैंने देना है। और पौधारोपण के समय मैंने आधी नाइट्रोजन और पूरी जो बाकी पूरी जो है पोटास वह एकदम देनी है। गोबर की खाद जुताई के गलाई और पौधारोपण के लगभग 3 हफ्ते पहला खेत में अच्छी तरह बखेर का मैंने जो है जुताई करनी है। बात कर ले मटर के बारे में, तो एक फली छेदक सुंडी का प्रकोप इसमें हो सके। अगर आपने लगे कि ऐसा है तो अपने 60 मिलीलीटर जो है साइपरामेथिन 25 cc लेकर 250 लीटर पानी में लेकर प्रति किले के हिसाब से उसका छिड़काव करना है। आपने लगा कि पत्तियों में सुरंग बनाने वाले कीट का प्रकोप है तो आपने 400 मीटर जो है डाइमिथियोट 30 cc लेकर 250 लीटर पानी मिलाकर प्रति किले के हिसाब से आपने छिड़काव करना। जो जरूरत पड़ा है तो जो 15 से 20 दिन पीछे उसका छिड़काव अटके फिर कर दे। और बैंगन की जो बसंतकालीन फसल है उस लेने खातर जो हम खेत अपने तैयार कर ही रखा है, उसमें खाद की मात्रा ख्याल रखना कि खाद फास्फोरस जो है 20 किलोग्राम, पोटास 10 किलोग्राम प्रति किले के हिसाब से मैंने देना है। और जो पौधारोपण है जो लाइन त लाइन में जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें, जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर की रखें। और आपने पता है कि जो सिफारिशुदा किस्म है उनका ही अपना प्रयोग करना है। जो फसल है उसकी काट छाट करके उसने भी हम फसल ले सकें, तो उसमें जो पाड़ाग्रस्त टहनियाँ हैं उनमें काट दें और जब एक खेत में सही मात्रा में अच्छा पानी दे दे और यदि आप गेत्ती फसल प्राप्त कर सकें तो भाई इसमें और भी अच्छा लाभ होगा। जहाँ तक लौकी की बात है भाई, यानी घिया की बात है, तो घिया में हमने 2 किलो बीज प्रति किले के हिसाब से लेना है। और जब गुण की बात है तो दूरी जो कतार तक कतार की लाइन तक लाइन की दूरी 2 मीटर रहेगी और पौधे तक पौधे की दूरी जो है 60 सेंटीमीटर रहेगी। किस्म की बात कर लें तो पूसा समर प्रोलिफिक या ले लें, बड़ी अच्छी है। चप्पल कद्दू की अगर हम बात कर लें तो चप्पल कद्दू 2 किलो जो है 1 किले के हिसाब से है और कतार तक कतार की दूरी 60 से 90 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर हम ले सकें। इसके बाद किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी।
अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम।